तो हाय डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि क्लास 10 के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो क्लास 10 का जो अर्थव्यवस्था है उसका चैप्टर 3 मुद्रा, बचत एवं साख से ये 6 क्वेश्चन रहेगा। इस 6 में से 4 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी ये जो चैप्टर 3 है ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बेहतर कर लीजिएगा। साथ में जो चैप्टर नंबर 1 है उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 से अच्छे क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। आप यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन को लिए हैं, इसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए 4 लघु उत्तरीय प्रश्न में से देखिए पहला प्रश्न है वस्तु विनिमय क्या है। ये देख सकते हैं 2015 का जो एनुअल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उसका प्रथम पाली में पूछा गया है। 1 रहेगा तो प्रथम पाली, इस तरह 2 रहेगा रोमन में तो दूसरा पाली में पूछा गया है। ये 2015 का कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है। उसी तरह ये 2017 का द्वितीय पाली में, 19 का प्रथम पाली में, और ये 2019 का प्रथम पाली में और 2021 का दूसरा पाली में पूछा गया है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं दूसरा है एटीएम क्या है, इसको भी देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला है बचत क्या है, उसके बाद मुद्रा की परिभाषा दें। अब चलिए दीर्घ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई पर प्रकाश डालें। इसको 2 बार पूछा जा चुका है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला है मुद्रा के यानी रुपया पैसा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। यहाँ देख सकते हैं इसको 3 बार पूछा जा चुका है। तो आइए अब इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला जो है लघु उत्तरीय प्रश्न की वस्तु विनिमय क्या है, पहले इसको देखते हैं, उसके बाद बारी बारी से सबको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय क्या है। आप ना वर्ड को समझो, अपने आप ये प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना, अदला बदली करना, और इससे पहले वस्तु है। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु का एक्सचेंज करना, अदला बदली करना। इसका सीधा अर्थ निकल रहा है अपने पास कोई वस्तु है तो उसको किसी दूसरे को दे दें और दूसरे का जो वस्तु है उसको हम ले लेंगे। तो वस्तु को दे करके दूसरे का वस्तु लेना, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय, यानी वस्तु का अदला बदली करना। तो चलिए उत्तर में देखते हैं इसको। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय मतलब एक्सचेंज की क्रिया, क्रिया का मतलब काम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय मतलब एक्सचेंज का जो क्रिया है, काम है, या बोलिए तो आदान प्रदान की जो क्रिया है, आदान प्रदान का जो काम है, वो वस्तुओं के माध्यम से किया जाता है। सिंपल सा बात है ना यार। अगर वस्तु विनिमय प्रणाली है तो विनिमय का माध्यम कौन रहेगा, कोई ना कोई वस्तु ही रहेंगे। क्या रहेंगे, वस्तु रहेंगे। अब दूसरे शब्दों में इसको डिफाइन किया गया है, देखिए दूसरे शब्दों में किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना किसी मुद्रा के सीधे रूप से लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यानी सिंपल सा है, एक वस्तु किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ लेन देन, और बिना किसी मुद्रा के, बीच में रुपया नहीं आना चाहिए, यानी सीधे एक वस्तु दीजिए दूसरा वस्तु लीजिए। इसी आदान प्रदान को, इसी लेन देन को, इसी एक्सचेंज को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। आगे कहा गया है, देखिए गेहूं देकर चावल लेना। किसी को आप अपना गेहूं दे रहे हैं और उसका आप चावल ले रहे हैं, यानी आदान प्रदान कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ये वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ। उसी प्रकार आलू देकर दाल लेना आदि। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीएम क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देंगे एटीएम। ए का मतलब ऑटोमेटिक, टी का मतलब टेलर, एम का मतलब मशीन। हिंदी में कहें तो स्वचालित, स्वचालित मतलब खुद से चलने वाला टेलर मशीन।
अब आइए एटीएम के बारे में और भी कुछ देख लेते हैं। एटीएम 24 घंटा रुपया निकालने तथा जमा करने का सेवा प्रदान कराता है। यानी एटीएम से आप 24 घंटा रुपये निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। यस, बहुत सारे एटीएम ऐसे हैं जहां रुपये आप जमा भी कर सकते हैं और 24 घंटा। जनरली देहाती एरिया का जो एटीएम है वो 24 घंटे खुले हुए नहीं रहते हैं, लेकिन सिटीज़ में ऐसे होते हैं। भारत में सभी व्यावसायिक बैंकों, भारत में जितने भी व्यावसायिक बैंक है, बिजनेस करने वाले बैंक है, जिसमें स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आदि द्वारा ये सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। यानी ये सभी बैंक अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर को, जो जिसका अकाउंट होता है बैंक में, उसको एटीएम प्रदान करता है। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बचत क्या है? बचत का मतलब क्या जी? बचत का मतलब बचाना। आप जो बचा दिए वही बचत है। यानी यदि आपका आय, आप एक महीना में अगर मान के चलो 6,000 रुपया कमा लेते हो, तो ये 6,000 रुपया आय है, और इसमें से आप 5,000 रुपये खर्च कर लेते हो, तो इसके बाद आपका बचा 1,000, तो ये 1,000 आपका क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। यानी आय में से जो खर्च कर दिए और जो बचा, उसी को क्या बोलेंगे? बचत बोलेंगे। देखिए बचत, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। अर्थात देखिए आय है, उपभोग है और माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होता है? अंतर, घटा। तो आय तथा उपभोग का अंतर ही क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। अब आगे इसको थोड़ा सा देखेंगे कि क्राउथर के अनुसार, एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे क्राउथर, उसने क्या कहा था? किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। उपभोग की वस्तुओं पर व्यय करना मतलब उपभोग की वस्तुओं पर खर्च नहीं की जाती है। यानी जब बचत क्या है इसको समझिए, आय का वह भाग जिसको हम उपभोग की वस्तुओं पर, मतलब उपभोग मतलब इस्तेमाल करने वाला जो वस्तु है, उपभोग का मतलब इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करने वाले वस्तु पर जिसको हम खर्च ही नहीं करते हैं, वे ही नहीं करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बचत। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मुद्रा क्या है। देखिए अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुद्रा की परिभाषा दें। क्या देना है? मुद्रा का डेफिनेशन आपको बताना है। मुद्रा तो जानते हैं ना, रुपया को ही मुद्रा बोलते हैं, चाहे वो कागज का मुद्रा हो या सिक्का हो, उसको मुद्रा बोलेंगे हम। तो मुद्रा का डेफिनेशन देना। देखिए मुद्रा को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि, अब आगे यहां से शुरू होगा उसका डेफिनेशन मुद्रा का। सबसे पहला होता है सामान्य स्वीकृति प्राप्त। कैसा प्राप्त? सामान्य स्वीकृति। जनरली जो है ना, स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए, आम जनता उसको मुद्रा मानेगा, उसी को बोलते हैं सामान्य स्वीकृति प्राप्त। अगला है विधिग्राह्य यानी लीगल टेंडर, यानी कानूनी मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उसी को हम लीगल टेंडर बोलेंगे। एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित, प्रचलित का मतलब चलना, मुद्रा स्वतंत्र रूप से प्रचलित होना चाहिए। देश के किसी भी कोना में लेके जाइए आप, किसी भी राज्य में लेके जाइए, कोई रुकावट नहीं है, उसी को स्वतंत्र प्रचलित बोलेंगे। इतना होने के बाद कोई भी वस्तु, आगे 4 इसका कार्य है, ये 4 कार्य करेगा तो मुद्रा कहलाएगा। तो कोई भी वस्तु जो विनिमय का माध्यम, विनिमय मतलब एक्सचेंज का माध्यम के रूप में कार्य करे, यानी यदि आपको कोई मोबाइल खरीदना है और घर में आपका चावल है, तो पहले चावल बेच के आपको मुद्रा लेना पड़ेगा, रुपया लेना पड़ेगा। वो जो रुपया प्राप्त होगा उस रुपया से आपको मोबाइल मिल जाएगा। यानी आप जो चावल से मोबाइल खरीदे, बीच में मुद्रा आया, रुपया आया, यानी विनिमय का माध्यम कौन होता है? मुद्रा होता है। एक कार्य ये है इसका। अगला कर दीजिए, मूल्य के सामान्य मापक। मापक का मतलब होता है मापने वाला।
किसी भी मूल्य का मापक मुद्रा होता है। मुद्रा के द्वारा ही हम किसी वस्तु के मूल्य को माप सकते हैं। आप बाजार में जाइए, आप किसी भी वस्तु के मूल्य को क्या बोलिएगा, इसका मूल्य कितना है, इसका कीमत कितना है, वो बोलेगा 50 रुपया, 100 रुपया। यानी रुपया, मुद्रा से ही हम किसी वस्तु के मूल्य को मापते हैं। तो मुद्रा जो है मूल्य का मापक है, मापने वाला है। आगे है ऋण के भुगतान का मापदंड। हम यदि ऋण का भुगतान करते हैं, ऋण मतलब किसी से उधार लेते हैं तो उसका भुगतान करेंगे ना, उसका मापदंड भी कौन होता है, मुद्रा के माध्यम से ही करते हैं। संचय के साधन के रूप में कार्य करती है मुद्रा कहलाती है। संचय का साधन क्या होता है, संचय का मतलब होता है जमा करना, और जिसके द्वारा जिस वस्तु से हम संचय करेंगे उसे संचय का साधन बोलेंगे। तो रुपया संचय का साधन है। क्यों, देखिए मेरे पास चावल है, गेहूं है, सब्जी है, उन सभी को बेच के हम रुपया प्राप्त करते हैं, और उस रुपये को लंबे समय तक घर में हम संचय कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो रुपया संचय का साधन के रूप में भी कार्य करता है। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि कोई भी वस्तु जो है वो सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, विधिक रहा हो और स्वतंत्र रूप से प्रचलित भी हो, और उसके यहाँ पे 4 कार्य हैं, ये चारों कार्य होंगे तो वो मुद्रा कहलाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, आइए इसको देखते हैं। पहला, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। वस्तु विनिमय प्रणाली को अभी भी समझे कि वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान करना, यानी एक वस्तु दे करके किसी के दूसरे वस्तु को ले लेना ही वस्तु विनिमय है, वस्तु से वस्तु का अदला बदली करना। तो इस प्रणाली में बहुत सारा कठिनाइयाँ था, कोई बहुत सारा दिक्कत था ना, उसी कठिनाइयों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ उत्तर में कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है। आइए प्रत्येक कठिनाई को हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहला कठिनाई देखिए क्या है, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव मतलब कमी। दोहरे संयोग, संयोग का मतलब होता है इत्तेफाक, यानी आपको क्या चाहिए वो दूसरे व्यक्ति के पास होगा ही होगा, इसी को बोलते हैं दोहरा संयोग। ऐसा संभव हो जाए इसका हमेशा अभाव ही होता है। यानी अगर हम चाहेंगे कि किसी को चावल देकर के उसका गेहूं लेंगे तो उसको चावल तो देने गए लेकिन उसके पास गेहूं ही नहीं है। तो इस तरह का जो दोहरा संयोग है इसका हमेशा अभाव रहता था, कमी होता था। चावल लेकर के अब गांव गांव फिरते हैं हम कि चावल देकर गेहूं लेंगे, किसी के पास गेहूं ही नहीं है, लास्ट में चावल को वापस लाना पड़ता है। इसमें इस तरह का एक कठिनाई है इसमें। तो देखते हैं, इसका अर्थ ये है कि एक ही टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ पे वे के जगह में व्यक्ति होगा, क्या होगा, व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि एक व्यक्ति की आवश्यकता, वे नहीं होगा, व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति की आवश्यकता दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा संयोग का हमेशा अभाव रहता था, कमी रहता था। अब दूसरा कठिनाइयों को देख लेते हैं। इसका दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या था, इसका दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि मूल्य के सामान्य मापक का अभाव मतलब कमी। यानी इस प्रणाली में वस्तु से किसी दूसरे वस्तु का क्या करना है, मूल्य को मापना है। मान के चलिए मेरे पास एक गाय है और दूसरे के पास बकरी है, तो मैं एक अपने गाय के बदले उससे कितना बकरी लूं, या एक बकरी के अलावा एक बकरी के बदले में दूसरे से हम कितने मुर्गी ले, मुर्गा ले, इस चीज़ का अभाव रहता था। रुपया तो था नहीं उस समय। तो इस प्रणाली में इस बात का हमेशा अभाव रहता था, कमी रहता था कि सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके। सभी प्रकार के वस्तुओं के मूल्य को मापने का अभाव हमेशा बना हुआ रहता था इस विधि में। दूसरा है मूल्य के संचय का अभाव। देखिए अभी अगर आपके पास सब्जी होता है या दूध होता है तो आप उसको बेच करके जो रुपया प्राप्त होगा उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, साल, 2 साल, 4 साल रख सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में रुपया नहीं था, सब्जी को घर में रख नहीं सकता था, इसलिए मूल्य का संचय नहीं कर पाते थे। जो भी वस्तु होता था उसको जल्दी ख़त्म कर देना पड़ता था, उसको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते थे। लेकिन अभी उसको बेच करके रुपया के रूप में रख सकते हैं ना। तो पहले का जो वस्तु था उसके मूल्य का हम संचय नहीं कर पाते थे, जमा नहीं कर पाते थे। देखिए फल, सब्जी आदि जैसे जल्दी नष्ट होने वाले वस्तुओं का मूल्य संचय नहीं हो पाता है। अगले पॉइंट्स में चलते हैं।
अगला पॉइंट है सह विभाजन का अभाव, यानी दो भागों में किसी चीज को हम बांट नहीं सकते थे। जैसे देखिए, मान के चलिए अभी आपके पास ये गाय है और दो भाइयों में बांटना है, तो क्या कीजिएगा, इस गाय को आप बेच लीजिएगा, जितना भी रुपया प्राप्त होगा उस रुपया को दो भाग में बांट लीजिएगा। लेकिन पहले मुद्रा का तो आविष्कार नहीं हुआ था। अब गाय को यदि दो भागों में बांटिएगा तो ये गाय तो नष्ट हो जाएगा ना, समाप्त हो जाएगा ना। तो ये अभाव था, सह विभाजन का अभाव था, बंटवारा करने का कमी था उस वस्तु विनिमय प्रणाली में। देखिए अब कुछ वस्तुएं जैसे गाय, भैंस, पेड़ आदि का विभाजन करने पर इसका उपयोगिता समाप्त हो जाएगा। ठीक है। भविष्य के भुगतान की कठिनाई, इस प्रणाली में उधार देने या लेने में कठिनाई होती थी, क्योंकि इस प्रणाली में रुपये का आविष्कार हुआ नहीं था, तो उधार लेने और देने में क्या कठिनाई होता था। और देखिए अगला पॉइंट, मूल्य के हस्तांतरण की समस्या। यदि आप एक जगह से दूसरे जगह बस रहे हैं तो सभी वस्तुओं को ले जाना कठिन होता था। लेकिन अभी क्या होता है, आपको कहीं जाना है तो एक जगह वस्तु को बेच लीजिए और दूसरे जगह जाकर खरीद लीजिए। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कठिनाई होती थी। कठिनाई उस समय और अधिक बढ़ जाती है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से संपत्ति को बेचना बहुत कठिन होता है। अब चलते हैं आगे, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो आज की वीडियो का ये अंतिमवा प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। यानी मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है मुद्रा का, उसी के बारे में बताना है। मुद्रा का मतलब रुपया तो जानते हैं ना आप। देखिए आर्थिक महत्व का मतलब, देखिए महत्व का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, और अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा। तो अर्थ की दृष्टि से, रुपया की दृष्टि से, यानी अब हम विकास करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे, रुपया की दृष्टि से विकास करेंगे, अपना अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगा, इस दृष्टि से हमें मुद्रा के महत्व के बारे में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए उत्तर में, आधुनिक युग में यानी आज के युग में, आज के काल में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं तो मुद्रा का प्रयोग करते ही हैं। तो आप बता सकते हैं कि कितना मुद्रा का महत्व है। आप जरा सा कल्पना कीजिए कि हमारे अर्थव्यवस्था से यदि मुद्रा हटा लिया जाए तो कितना कठिनाई उत्पन्न होगा। आप कहीं पे जाएंगे तो आपको चावल गेहूं लेकर के जाना पड़ेगा ना। आप किसी गाड़ी में बैठिएगा, भाड़ा के रूप में आपको किसी वस्तु को देना पड़ेगा, चावल गेहूं देना पड़ेगा। आप कहीं कुछ खाएंगे तो बदले में चावल गेहूं देना पड़ेगा। कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा आपको। इसलिए मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आज मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सभी आर्थिक क्रियाएं रुक जाएगी। आर्थिक क्रियाएं किसको बोलते हैं? आर्थिक का मतलब होता है अर्थ मतलब रुपया पैसा, क्रिया का मतलब काम होता है। वैसा काम जिससे हम रुपया प्राप्त करते हैं, अर्थ प्राप्त करते हैं, उसे आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो सभी आर्थिक क्रियाएं क्या हो जाएंगे? रुक जाएगी, या रुकेगा नहीं तो काफी धीमी हो जाएगी। आगे देखिए, यदि मुद्रा का आविष्कार ना हुआ होती तो आज विश्व के विभिन्न देशों में इतना आर्थिक प्रगति भी नहीं देखने को मिलता। कौन सा प्रगति? आर्थिक प्रगति। प्रगति का मतलब तरक्की करना, आगे बढ़ना। तो ये जो आर्थिक प्रगति हुआ है, आर्थिक मतलब अर्थ का, तो अर्थ की दृष्टि से, रुपये की दृष्टि से जो प्रगति हुआ है वो मुद्रा के कारण ही हो पाया है। अब आगे देखेंगे और भी। देखिए, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार का है, तो तीनों में से किसी भी प्रकार का अर्थव्यवस्था हो, तो अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, सभी प्रकार के अर्थव्यवस्था में मुद्रा आर्थिक विकास को तेज कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस आधुनिक युग में, आज का जो युग है, आज का जो समय है, में जीवन का प्रत्येक क्षेत्र भी मुद्रा के द्वारा प्रभावित हुआ है। प्रभावित होने का मतलब अफेक्टेड हुआ है। पर जीवन के प्रत्येक पहलू में, हर जगह आपको मुद्रा ही मुद्रा देखने को मिलेगा। आगे देखिए, मुद्रा निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहला है उपभोग
उपभोक्ता के क्षेत्र में, उपभोक्ता किसको बोलते हैं? हम किसी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं तो हम उपभोक्ता हुए, यानी उपयोग करने वाले, प्रयोग करने वाले आदमी को उपभोक्ता बोलेंगे। आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो आप मोबाइल का उपभोक्ता हुए। तो उपभोक्ता के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, किसी वस्तु को बनाने के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, एक्सचेंज के क्षेत्र में आपको एक्सचेंज करना है, यानी चावल है तो चावल बेच के आप मुद्रा प्राप्त करते हैं, उससे आप मोबाइल वगैरह खरीद सकते हैं। एक्सचेंज के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, वितरण का मतलब बांटना है। आपको यदि किसी चीज़ को विभिन्न समूहों में बांटना है तो मुद्रा को आप आसानी से बांट सकते हैं। यदि आपके पास 100 रुपया है और बोले 10 आदमी में बांटो तो आप तुरंत बांट दोगे, आसानी से बांट दोगे। राजस्व के क्षेत्र में, राजस्व किसको बोलते हैं? सरकार जो है ना, जो टैक्स लेता है विभिन्न क्षेत्रों में, उसी को राजस्व बोलेंगे। तो राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।